आपने अपॉलमी आपने क्या डीजीसीए के अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई? अगर बातचीत हुई तो उनकी तरफ से क्या कहा गया कि क्यों स्पाइस जेट को हाईलाइट किया गया? और जो ये बात स्पाइस जेट ने कही है, आपने बताया कि आपने भी इंटरव्यू लिया था कि जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए औसतन 30 हादसे हर रोज छोटे बड़े होते हैं आसमान में और हमें हाईलाइट किया गया क्योंकि हादसे तो काफी बड़े बड़े हैं। 19 तारीख को आग लग जाती है, दिल्ली गुवाहाटी फ्लाइट में टेक्निकल फॉल्ट होता है, 2 जुलाई को विमान वापस लौट आता है, उसके बाद 5 जुलाई को कराची में लैंडिंग होती है। तो क्या ये रेगुलर फॉल्ट वाले हादसे हैं या ऐसे हादसे हैं जिन पर अब अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत है? जी, जो स्पाइस जेट का कहना है कि ये सारे सीरियस नेचर के नहीं है। एयरक्राफ्ट को कुछ नहीं हो रहा है, एयरक्राफ्ट एक पूरी तरह से सेफ है और एयरक्राफ्ट लैंड भी कर रहा है। तो उनका कहना है कि आप एक तरह से जो हादसे होते रहते हैं आप उनको उछाल रहे हैं। जो 30 का फिगर वो अजय सिंह का जो आप कोट कर रहे हो वो कल एक एजेंसी को सूत्रों के हवाले से डीजीसीए से किसी ने कहा था कि औसतन ऐसा होता है कि एक दिन भर में 30 इंसिडेंट्स ऐसे छोटे बड़े सामने आते हैं, रिपोर्ट्स जिनके सामने आते हैं। स्पाइस जेट का कहना है अगर ये हो रहा है दिन भर में तो आप हमारे एक दो जो हमारे स्पाइस जेट के इंसिडेंट्स है आप उन्हीं को हाईलाइट कर रहे हो, बाकी जो 28 है आप उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हो। ये तो एक तरह से ये एक आर्ग्यूमेंट है जो आप शूट द मैसेंजर टाइप हो जाता है। जैसा कि मैंने भी उनसे तभी सवाल किया था कि शोकॉज नोटिस मीडिया ने आपको नहीं भेजा है। अगर आप समझ रहे हो कि मीडिया बायस्ड है, शोकॉज नोटिस मीडिया की तरफ से नहीं गया, शोकॉज नोटिस डीजीसीए की तरफ से गया है और डीजीसीए ने इन रिपोर्ट्स का, आप कह रहे हो कि मीडिया रिपोर्ट्स का कॉग्निजेंस लेते हुए किया है, एक हद तक मीडिया रिपोर्ट्स का कॉग्निजेंस लिया होगा, पर उनके पास अपने भी रिसोर्सेज है, अपना भी मैन पावर है कि वो चेक कर सकते हैं इन रिपोर्ट्स को, उन रिपोर्ट्स को टटोल सकते हैं और उसके बाद अगर उनको किसी चीज लगा कि कुछ एक तरह से, एक जैसा कि सर बता रहे हैं कि सीक्वेंशियल तरीके से इंसिडेंट्स आपके साथ हो रहे हैं, छोटे बड़े हो, कुछ आपके शायद कुछ आपके कंट्रोल में ना हो, जैसे कि बर्ड हिट जिस वजह से पटना वाली फ्लाइट में स्मोक नजर आया था बिकॉज ऑफ द बर्ड हिट ऑन द इंजन। ऐसी चीजें जो है शायद आपके कंट्रोल में नहीं हो, बट काफी सारी चीजें हैं जो शायद आपके कंट्रोल में हो। सबसे बड़ा हादसा जो इंसिडेंट जो हुआ स्पाइस जेट वाली फ्लाइट में, जिसके बारे में मैंने अजय सिंह जी से पूछा भी था, वो था अंदल एयरपोर्ट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, जब टर्ब्यूलेंट वेदर के बीच पायलट ने फ्लाइट को लैंड किया वहां पर और इतना मतलब इस तरह से वो एयरक्राफ्ट हिल गई टर्ब्यूलेंस की वजह से कि ऊपर का कैबिन रैक तक गिर गया और वहां पे एटलीस्ट 14 पैसेंजर्स इंजर हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, एक के स्कल पे इंजरी आई थी, उसे उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा था। आप कहते हो, मैंने जब उनसे वो सवाल किया, आप कहते हो कि उन पैसेंजर्स ने जिनको इंजरी हुई है उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा था। क्या 14-15 पैसेंजर्स सबकी एक ही गलती थी? आपका अगर कैबिन रैक गिर रहा है, सामान उनके ऊपर गिर रहा है तो फिर अगर सीट बेल्ट भी नहीं पहना था तो आपके कैबिन में तो अनुशासन आपके फ्लाइट कि जो लोग होते हैं वो करते हैं, उनकी वो बाकी फ्लाइट्स में तो नजर रखी जाती है, वो बार बार आकर आपको टोकते हैं अगर आपने नहीं पहना है, नियमों का पालन कीजिए। तो या तो वो नियमों का पालन सख्ती से नहीं करवा रहे। उनका कहना है कि वो वेदर ही बहुत अबनॉर्मल था, बहुत ही टर्ब्यूलेंट वेदर था, जिस दौरान सब मतलब अपनी सीट में बैठे हुए थे और एयरक्राफ्ट जब वो लैंडिंग कर रहे थे। अब आप इस पर डिबेट कर सकते हो कि पायलट को उस वेदर में लैंड करना चाहिए था या नियरेस्ट एयरपोर्ट पे डाइवर्ट कर लेना चाहिए था, आप इस चीज पे डिबेट कर सकते हो। पायलट ने डिसाइड किया कि वो देखिए ऐसे टर्बुलेंट वेदर एक अलग इशू है और सीट बेल्ट पे बिना पैसेंजर्स का बैठना अलग इशू है। इसमें जो केबिन क्रू है वो पूरी तरह जिम्मेदार है और वो एयरलाइंस की जिम्मेदारी है। मतलब उसमें आप पैसेंजर जो है, अब तो आपने इसमें कानून बना दिए कि अगर पैसेंजर आपकी बात नहीं मानता तो उतरते आप उसे जेल भिजवा देते हैं, उसका नाम नेगेटिव लिस्ट में डाल देते हैं कि हवाई जहाज पे नहीं जाएगा, अनरूली पैसेंजर पे उसमें। तो ये तो जिम्मेदारी प्राइमरी केबिन क्रू की है कि वो अपनी सीट बेल्ट बांधे और वो यात्रियों की सीट बेल्ट बांधी भी हो, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। और टर्बुलेंट वेदर में पायलट ने किस तरह से निर्णय लिया वो डीजीसीए के लिए विवेचना का विषय है कि वो उस समय उसके लिए वो परमिसिबल रेंज में था या नहीं था। अगर एटीसी ने उसे परमिशन दी है लैंड करने की तो मेरा मानना है कि उसमें फिर आप एयरलाइंस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हो सकता है कि उसकी रफ लैंडिंग वेदर के हिसाब से हो गई हो, पर क्या होता है कि इसमें दोनों का रोल होता है। एटीसी आपको परमिट करता है, अगर एटीसी को लगता है कि वेदर
इस स्थिति में नहीं कि आप लैंड कर पाएंगे, तो पायलट को अकॉर्डिंगली गाइड करता है। और उसके साथ साथ पायलट अपना विवेक भी प्रयोग करता है कि एटीसी की क्लियरेंस के बावजूद भी मैं इस वेदर में सेफली लैंड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो एक अलग इश्यू है। पर जहां तक मेरा मानना है कि आप घटना और दुर्घटना को आपको अलग करना पड़ेगा। जो घटनाएं हैं कि भाई आप जो है वो कई बार एक पायलट जो है उसको आपने उसमें इंटॉक्सिकेशन में निकाल दिया, तो वो भी एक घटना है, तो वो आपने एक्शन पहले ले लिया। पर ये जो जो ये रिपोर्टेबल इंसिडेंट है, जो अबॉर्टिव टेक ऑफ है या इमरजेंसी लैंडिंग है, ये सारी रिपोर्टेबल इंसिडेंट है। एनी अबॉर्टिव टेक ऑफ इज मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। यू कैन नॉट जस्ट जस्टिफाई के साथ दूसरे के साथ भी आप दूसरे का देखिए उसके यहाँ क्यों नहीं हो, उसके यहाँ भी हो रहा है। भाई जब तक आप ही की अपनी एयरलाइन में जब 18 दिन पहले तक कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, किसी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करा, जब 18 दिन में अब आपके 8 इंसिडेंट आ रहे हैं, तो मीडिया का तो काम ही रिपोर्ट करना है। अगर मीडिया नहीं रिपोर्ट करेगा तो कौन रिपोर्ट करेगा? क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी है, पैसेंजर सेफ्टी का सवाल है। तो आप मीडिया के जो क्रिटिसिज्म है उसको सही तरीके से लें और ये बताएं कि आपने उस सब इंसिडेंट से क्या सबक सीखा और क्या फ्यूचर एक्शन आपने लिए हैं ताकि इस तरह की इंसिडेंट रिपीट ना हो।